हेलो स्टूडेंट, हम लोग इसके पहले ग्रंथियों के बारे में पढ़ चुके हैं। उनमें से कई ग्रंथियां हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काम करती हैं। इसके लिए अगर अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो इसको समझना हम लोगों के लिए एकदम आसान होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है मानव पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, अब इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कई अंग हमारे मिलकर कार्य करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है हमारा माउथ। माउथ में आप लोग देखेंगे हमारे दांत हैं, जीभ है, हमारी सैलिवरी ग्लैंड है यानी कि लार ग्रंथियां। इसके बाद देखेंगे तो एक नली नीचे गई है और एक नली देख रहे हैं ऊपर से आई है, ये श्वास नली है और नीचे वाली ये आहार नली। आहार नली जब नीचे जाने के बाद देखेंगे तो अमाशय से मिलती है। अमाशय आगे जाकर ग्रहणी में, ग्रहणी के आगे ये छोटी आंत है, छोटी आंत, और ये वाली जो दिख रही है थोड़ा मोटी, ये है बड़ी आंत। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हम लोग भोजन क्यों करते हैं या हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन क्यों जरूरी है। डाइजेशन नहीं होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हमको जानना है कि भोजन हम लोग क्यों करते हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और भोजन से हमको मुख्य रूप से ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा के अलावा भोजन से हमको कुछ ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए एकदम आवश्यक हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गई, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, खनिज लवण हो गया, जल हो गया। तो ये सब ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए, रोग से बचाने के लिए ये आवश्यक होते हैं। जो पोषक तत्व होते हैं इनको प्राप्त करने के लिए हम भोजन करते हैं और अपने शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हम भोजन करते हैं। भोजन का हमारे डाइजेशन होगा तो पचा हुआ भोजन हमारा कहाँ जाता है, रुधिर में मिलेगा। रुधिर के द्वारा हर कोशिका तक पचा हुआ भोजन पहुँचा दिया जाता है और वहाँ पर पचे हुए भोजन का ऑक्सीकरण श्वसन के दौरान आई हुई ऑक्सीजन करती है। ऑक्सीजन जब भोजन का ऑक्सीकरण कर देगी तो उससे क्या मिलता है, कोशिकाओं को ऊर्जा मिलेगी और उसी ऊर्जा से कोशिकाएं अपना काम करती हैं। तो चलिए देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे कौन कौन से अंग मिलकर काम करते। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हमारा माउथ आता है। माउथ में आप लोग देखेंगे दांत है, हमारे मुंह में या माउथ में दांत होते हैं। जीभ है हमारी जो कि हमारे स्वाद को बताती है और सैलिवरी ग्लैंड है जो कि 3 जोड़ी होती हैं। 2 होती हैं दोनों कान के नीचे जिसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड और 2 होती हैं दोनों जबड़ों में। जीभ के नीचे वाली ग्रंथि का नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड और जो हमारे जबड़ों में ग्रंथि होती है उसका नाम है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। स्लाइवा में आप लोग देखेंगे उसमें टाइलिन नामक एंजाइम हो। टाइलिन नामक एंजाइम जो होती है इसका काम क्या है, इसका काम है हमारे भोजन में या कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है या स्टार्च की जो मात्रा होती है उसको पचाने का काम हमारा टाइलिन नामक एंजाइम करता है। इसके बाद देखिए जो सलाइवा है तो दांत हमारे भोजन के टुकड़े टुकड़े करता है या उसको पीसने का काम करता है। इसके बाद जो लार होती है वह भोजन को लसीला बनाती है। लसीला बनाने से क्या होगा, भोजन हमारा निगलने योग्य हो जाता है जिससे कि आहार नाल में फंसता नहीं है। इसके बाद भोजन हमारा धीरे से आगे खिसक। आप लोग देखेंगे यहाँ एक छोटा सा अंग हमारा होता है, इसका नाम है इपिग्लाटिस। क्या नाम है, इपिग्लाटिस। का काम क्या है कि जब हम भोजन करते हैं सांस भी साथ में लेते हो, कभी कभी क्या होता है भोजन हमारी सांस नली में चला जाता है। तो इपिग्लाटिस का यही काम है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। इसके बाद देखिए भोजन आगे खिसकेगा। ये हमारी आहार नाल है, इसका नाम ग्रसनी है या ओइसोफेगस इसको कह सकते हैं। इसमें संकुचन और फैलाव दोनों होते हैं। जैसे भोजन इधर आया तो इधर से आहार नाल संकुचित होगी और नीचे से जो है फैलती हुई चली जाएगी जिससे हमारा भोजन आसानी से नीचे खिसक जाता है। अब इसके बाद देखेंगे आगे जाने पर भोजन यहाँ मिलता है अमाशय में, या यह नली आगे जाकर किस में मिलती है, अमाशय में या स्टमक में। स्टमक में देखेंगे आप लोग तो इसके अंदर की जो दीवार होती है इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड देखिए कई चीजों का सिक्रीशन करती है, जैसे यहाँ पर इसका काम लिखा गया है। जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करेगी या जठर रस कह सकते हैं उसको। जठर रस जो होता है उसमें HCl की भी मात्रा होगी और उसमें रेनिन, पेप्सिन ये सब एंजाइम्स भी होते हैं। तो ये एक तरह से देखेंगे तो पाचक रस हो जो हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। अब दोनों का काम अलग अलग से देख लीजिए। इससे क्या क्या निकलता है, HCl। HCl का काम क्या है,
हमारे भोजन को अम्लीय बनाना। अब अम्लीय क्यों बनाता है, इसको जानने से पहले एक चीज़ ये जान लीजिए, जो हमारी लार सिक्रीट होती है मुंह में, लार क्षारी होती और हमारे भोजन को क्षारी बना देती है। क्षारी भोजन हमारी आहार नाल से खिसकता हुआ स्टमक में आएगा, तो उसी क्षारीपन को खत्म करने के लिए HCl स्रावित होती है और वह HCl भोजन के क्षारीपन को खत्म कर देती है, जिससे कि हमारा भोजन पाचन योग्य हो जाए। तो इसके बाद देखेंगे HCl तब तक स्रावित होगी जब तक भोजन का क्षारीपन खत्म नहीं हो जाएगा, यानी हमारा भोजन न्यूट्रल नहीं हो जाएगा, उदासीन नहीं हो जाएगा। तो देखिए HCl का एक काम ये हो गया, भोजन को उदासीन बनाना या उसके क्षारीपन को खत्म करना। दूसरा काम इसका क्या बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें से कुछ बैक्टीरिया, वायरस या रोगाणु भी हमारे भोजन के साथ हमारे शरीर में इंटर कर जाते हैं। तो उन रोगाणुओं या बैक्टीरिया को जलाने या गलाने का काम या ख़त्म करने का काम HCl करता है। अगला देखिए पेप्सिन, ये एंजाइम है। पेप्सिन हमारे आमाशय की अंदर की दीवार से ही स्रावित होता है। पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को तोड़ना या प्रोटीन का पाचन करना। अब इसके बाद देखेंगे रेनिन है। रेनिन जो होता है ये दूध को फाड़ता है या दूध को पचाने का काम करता है। तो इस तरह से हमारे सभी हो गए। गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस स्रावित होगा, उससे HCl निकलता है और उससे एंजाइम निकलती है पेप्सिन और रेनिन। तो इस तरह से आमाशय हमारा काम करता है। और आमाशय में एक चीज़ और जान लीजिए, अंगुली के समान छोटी छोटी ऐसे संरचना होती है जिसको हम लोग बिलाई बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसका नाम, बिलाई। बिलाई का काम क्या है, भोजन को मथने का काम होता है और भोजन को काफ़ी देर तक मथ कर इसकी लुगदी बना देता है, जिसका नाम काइम है। पेट की अंदर की दीवार में बिलाई नामक संरचना होती है जो भोजन को मथने का काम करती है। तो देखेंगे जब आहार नाल से भोजन खिसकता हुआ स्टमक में आएगा तो यहाँ पर ये 3 से 4 घंटे तक रहता है और इसको खूब मथा जाता है, जिससे क्या होता है, भोजन की लुगदी बन जाती है और उस लुगदी को काइम कहा जाता है। भोजन काइम के रूप में आगे खिसकता है। आगे खिसकेगा तो ये जो पतली नली दिखाई दे रही है इसका नाम है ड्यूडेनम या ग्रहणी। इसका नाम क्या है, ड्यूडेनम या ग्रहणी। अब यहीं पर थोड़ा रोक दीजिए इसको, तो आगे भोजन जाएगा ग्रहणी में। अब यहीं पे हम देखेंगे तो हमारे कुछ अंग और हैं, जैसे एक है हमारा पैनक्रियाज और दूसरा हमारा लीवर। अब इसको भी यहीं से देखते चलते हैं। पैनक्रियाज देख लीजिए, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है और लीवर से पित्त रस। लीवर से एक नली आई है, पैनक्रियाज के पास जो नली आई है उसमें मिल जाती है। दोनों मिलने के बाद आगे पित्त वाहिनी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, पित्त वाहिनी का। फिर से देख लीजिए, ऊपर लीवर से एक नली आती है और इधर अग्नाशय या हमारे पैनक्रियाज से एक नली आती है। दोनों आपस में मिल जाती हैं और मिलने के बाद क्या बनाती हैं, पित्त वाहिनी का निर्माण करती हैं या बाइल डक्ट इसको बोल सकते हैं। बाइल डक्ट का निर्माण हो जाएगा और यह बाइल डक्ट हमारा जाके ग्रहणी में मिला रहता है। पैनक्रियाज से को क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस या अग्नाशयी रस। और लीवर से क्या क्या निकलता है, तो पित्त जो निकलता है ये पित्ताशय हमारा है, इसका नाम है गाल ब्लैडर। जो ये छोटी सी थैली दिखाई दे रही है ये, इसका नाम है गाल ब्लैडर। और पित्त जो इससे स्रावित होता है गाल ब्लैडर में जाकर इकट्ठा होता रहता है, वहाँ इकट्ठा होता रहेगा। जब भोजन आमाशय से ग्रहणी में आएगा तो पित्त रस जो है वो स्रावित होगा और पहुँचेगा इस नली में। नली से आएगा यहाँ पर ग्रहणी के पास और उधर से अग्नाशय से जो नली आई है, दोनों अग्नाशयी रस भी स्रावित करेंगे। तो ये मिलकर जाएंगे कहाँ, ग्रहणी में धीरे धीरे गिरते रहे। इसके बाद देखिए कुछ भोजन हमारा यहाँ टूटता है, इसके बाद जो बचा रहता है जैसे प्रोटीन यहाँ टूटेगी और जो कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, कुछ यहाँ टूटती हैं पेट में या आमाशय में। हमारे जो बची रहती हैं ग्रहणी में जब पित्त रस मिलेगा या अग्नाशयी रस मिलेगा, यहाँ भी क्या करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। इसके बाद हमारा भोजन आगे खिसकेगा। ये छोटी आंत है, आगे क्या है, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा भोजन जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ये लंबाई में बहुत बड़ी होती है, लगभग 20 से 22 फीट। ये देखिए ये छोटी होती है हमारी बड़ी आंत, ये जो दिख रही है इसका नाम है बड़ी आंत।
लेकिन ये छोटी है, लेकिन नाम इसका क्या है, बड़ी आंत। जो छोटी आंत है उसका डायामीटर छोटा होता है, यानी उसकी चौड़ाई कम होती है। बड़ी आंत का डायामीटर ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहा जाता है, इसको छोटी आंत। तो देखिए छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है, भोजन इसमें काफ़ी देर तक रहता है, और भोजन में जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं या आवश्यक पदार्थ हैं उसका सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, छोटी आंत। इसके बाद भोजन पहुँचेगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन पहुँचने के बाद इसमें भी काफ़ी टाइम तक रहता है। बड़ी आंत में दो काम ज़्यादा होते हैं। सबसे ज़्यादा जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। खनिज पदार्थ जो होते हैं हमारे भोजन में उसका अवशोषण हमारी कहाँ पर होता है, बड़ी आंत। इसके बाद जो भी बचेगा वो एक अपशिष्ट के रूप में आगे बढ़ेगा और आकर ये मल के रूप में यहाँ पर भोजन रेक्टम में इकट्ठा रहेगा। इसके बाद एनल कैनाल के द्वारा इसको शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरह से पूरा हमारा डाइजेशन होता है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी कौन कौन सी ग्रंथियां काम करती हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां आप लोगों को बताए 3 जोड़ी होती है, या तो उनकी संख्या 6 होती है। 2 कान के नीचे पैरोटिड ग्लैंड जिसको बोला जाता है। इसके बाद सब लिंगुअल जो है ये हमारी जीभ के नीचे होती है, और इसके बाद है सब मैंडिबुलर, ये होती है हमारे दोनों जबड़ों। इसके बाद देखिए लार ग्रंथियों से लार का सिक्रीशन होगा या सलाइवा का सिक्रीशन होगा, जिसमें एंजाइम होता है, उसका नाम है टाइलिन। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च का पाचन, और हमारे भोजन को लार क्या करती है, लसीला बनाती है, जिससे कि हमारा भोजन सरकने योग्य हो जाए। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि भोजन का पाचन हमारे माउथ से ही चालू हो जाता है, यानी कि जो स्टार्च होती है वो हमारे माउथ में ही टूटना शुरू कर देती है, क्योंकि टाइलिन एंजाइम जो होती है स्टार्च को यहीं से तोड़ना चालू कर देती है। तो हमारा जो डाइजेशन होता है वो कहाँ से चालू हो जाता है, हमारे माउथ से। इसके बाद देखिए तो हमारा लीवर आता है और के सहायक अंग में, और हमारा पैनक्रिया आ जाता है। तो इन दोनों का काम पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसका, पैनक्रियाज का या अग्नाशय का। अग्नाशय से देखेंगे आप, ये देखिए आम के पत्ते के आकार का होता है। तो इस तरह से देखेंगे पैनक्रियाटिक जूस में 3 चीजें इधर देखेंगे मुख्य हैं और 3 चीजें इधर। तो इसमें देखिए ये जो 3 रसायन स्रावित होते हैं इनको एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंजाइम। ये तीनों एंजाइम हैं। पहली एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज का काम क्या है, वसा को पचाने का। इसके बाद एमाइलेज। एमाइलेज का काम क्या है, स्टार्च को पचाने का। इसके बाद तीसरी एंजाइम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन को पचाने का। तो इस तरह से ये तीनों एंजाइम्स हमारे पैनक्रियाज से स्रावित या पैनक्रियाटिक जो जूस स्रावित होता है उसमें ये तीनों एंजाइम उपस्थित होते हैं। पहला लाइपेज जो कि वसा का पाचन करेगा, दूसरा एमाइलेज जो कि स्टार्च का पाचन करेगा, तीसरा ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन का पाचन करेगा। इसके बाद देखिए नीचे 3 तरह की इसमें सेल होती हैं, जिसको बोलते हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं, जो कि 3 तरह की होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। देखिए तीनों से क्या सिक्रीशन होता है, और जो सिक्रीशन इन तीनों कोशिकाओं से होता है उसको हार्मोन्स कहा जाता है। तो ये है एंजाइम और ये क्या है, हार्मोन्स। ये एंजाइम है और ये क्या है, हार्मोन्स। हार्मोन्स में देखेंगे तो अल्फा सेल जो होती है वो ग्लूकागॉन का सिक्रीशन करती है, और बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रीशन, और गामा सेल हमारा सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। अब तीनों के काम देख लीजिए। ग्लूकागॉन का काम क्या है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना, यानी हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम कौन करता है, ग्लूकागॉन। इसके बाद दूसरा देखिए बीटा सेल का काम। बीटा सेल जो है यह हमारे रुधिर में ग्लूकोज लेवल को घटाने का काम करती है। ये क्या करती है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को घटाने का काम। इसके बाद लास्ट में बची है गामा सेल। क्या निकलता है, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन का काम क्या है देख लीजिए। सोमैटोस्टैटिन जो होता है इन दोनों कोशिकाओं में समन्वय स्थापित करने का काम करता है, यानी अल्फा सेल और बीटा सेल के बीच समन्वय स्थापित करने का काम किसका है, सोमैटोस्टैटिन। इसके बाद एक काम इसका और महत्वपूर्ण जान लीजिए, जो हमारे शरीर में स्वांगीकरण होता है उसका नियमन कौन करता है,
सोमैटोस्टैटिन। इसके बाद अगला हम देखेंगे अमाशय या स्टमक। इससे आप लोग को बता ही दिए हैं, गैस्ट्रिक जूस स्रावित होगा जिसमें HCl होता है, पेप्सिन होता है और रेनिन होता है। HCl का काम क्या है? जीवाणुओं को नष्ट करना, हमारे भोजन को अम्लीय बनाना या हमारे भोजन को उदासीन बनाना। और पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। और रेनिन का काम क्या है? दूध का पाचन करना। इसके बाद देखिए हमारी महत्वपूर्ण ग्रंथि आती है लीवर। क्या आता है? लीवर। लीवर में आप लोग देखेंगे ये नीचे की तरफ एक थैली लटकी होती है जिसको हम गाल ब्लैडर बोलते हैं या पित्ताशय बोलते हैं। लीवर से हमारे पित्त रस निकलेगा और इसी गाल ब्लैडर में आकर इकट्ठा होता रहता है। और जब हम भोजन करते हैं तो आमाशय से जब भोजन हमारा ग्रहणी में खिसकता है तो इसकी जो कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाती हैं? एक्टिव हो जाती हैं और पित्त रस को सिक्रीट करने लगती हैं। वह पित्त रस एक नली के द्वारा कहाँ आएगा? ग्रहणी में। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो भोजन यहाँ नहीं पच पाता है या जो उसके अवयव यहाँ नहीं टूटे हैं वो यहाँ पित्त रस और पैनक्रियाटिक जूस के मिलने से टूटना शुरू कर देते हैं। इसके बाद भोजन हमारा सरल अवयव में टूटकर आगे बढ़ेगा। तो इसमें देखिए लीवर क्या क्या कार्य करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसका काम पाचन में है पित्त रस का सिक्रीशन करना। पित्त रस जो कि पित्ताशय की थैली में आकर इकट्ठा होगा और भोजन करने के बाद ये धीरे धीरे जाकर किस में मिलेगा? हमारे ड्यूडेनम या ग्रहणी में मिलता रहेगा। और पित्त रस का काम क्या है ये जान लीजिए। जैसे ये पित्त रस हमारा पित्ताशय से गया, ग्रहणी में मिला, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? वसा का पाचन करना। यानी जो हम लोग तेली चीज़ खाते हैं या वसी वाली चीज़ खाते हैं तो इसको पचाने का काम कौन करता है? हमारा पित्त रस। कभी कभी इसमें स्टोन हो जाते हैं तो डॉक्टर लोग ऑपरेशन करने के बाद पित्त की थैली को ही निकाल देते हैं काट। तब क्या करना पड़ता है मरीज को? केवल तेल वाली चीज को कम खाना पड़ता है। इसके बाद देखिए लीवर के और बहुत से काम हैं। दूसरा काम इसका क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ गया तो उसको क्या करेगा? ये ग्लाइकोजन के रूप में बदल देगा। और ग्लाइकोजन के रूप में बदलने के बाद अपने अंदर अपने बॉडी में उसको संचित भी करता है। तो ग्लूकोज को किस में बदलेगा? ग्लाइकोजन में, और अपने बॉडी में स्टोर भी करता है। कभी कभी देखेंगे आप लोग, मान लो ग्लूकोज लेवल घट गया, तब क्या होगा? इसी ग्लाइकोजन को किस में बदल देगा? ग्लूकोज में, और हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा दे। इसके बाद देखिए तीसरा काम इसका है महत्वपूर्ण, अमीनो एसिड को यूरिया में बदलना। अमीनो एसिड जो होती है, जैसे आप लोग जानते होंगे अमीनो एसिड हमारे शरीर के लिए या हानिकारक होता है और यूरिया जो होता है वो कम हानिकारक होता है। इसलिए लीवर क्या करता है? अमीनो एसिड को किस में बदल देता है? यूरिया। इसके बाद अगला काम देखिए इसका, कार्बोहाइड्रेट को वसा में, वसा को कोलेस्ट्रॉल में बदलना। लीवर जो होता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जब शरीर में बढ़ती है तो उसको किस में बदल देता है? पहले वसा में बदलेगा। अगर वसा की भी मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है तो वसा को फिर किस में बदलता है? कोलेस्ट्रॉल में। और यह कोलेस्ट्रॉल भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। अब देखिए हानिकारक कैसे होता है। मान लीजिए शरीर में हमारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है या हमारे लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है वो सबसे ज़्यादा संचित होता है हमारे लीवर में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कहाँ पर होती है, तो इसका क्या जवाब आप लोग देंगे? सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे लीवर में होती है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा मान लो बढ़ गई तो हमारे रुधिर में इसकी मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो रुधिर में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, ये हमारी जो नर्व्स या वेन्स हैं उनमें धीरे धीरे प्रवाहित होगा और प्रवाहित होते होते एक जगह इकट्ठा होता जाएगा और हमारी नसों को धीरे धीरे ब्लॉक कर देता है। इससे क्या होता है? हार्ट अटैक की समस्या बढ़ जाती है। अब देखिए तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट को ये किस में बदलता है? फैट में। फैट को किस में बदलता है? कोलेस्ट्रॉल में। अब अगला काम इसका देखिए, बिलिरुबिन का सिक्रीशन करना। बिलिरुबिन क्या है? इसका कलर पीला होता है और यह यकृत के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। इसी के नाते कभी कभी इसके अधिक सिक्रीशन से पीलिया नामक रोग हो जाता है, जॉइंडिस। क्या? जॉइंडिस या पीलिया नामक रोग हो जाता है। इसके बाद देखेंगे बिलिवर्डिन। बिलिवर्डिन क्या है? बिलिवर्डिन का कलर हरा होता है, ग्रीन कलर का होता है। जो हमारे पित्त की थैली में पित्तरस इकट्ठा होता है,
इसका कलर हरा बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? यही बिलिवर्डिन। इसके बाद देखिए भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण करना। यकृत जो होता है भ्रूणावस्था में, जैसे माँ के पेट में जब शिशु होता है भ्रूणावस्था होती है, तो उस समय आरबीसी का निर्माण किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा। और एक चीज जान लीजिए, यकृत में भी मीजोडर्म के द्वारा। इसके बाद देखिए आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसको कहा जाता है। जैसे हमारा आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा होता है, प्लीहा की तरह ही हमारा यकृत भी आरबीसी का कब्रिस्तान होता है। इसके बाद देखिए हमारा जो लीवर है उसमें स्वयं अपने आप को ठीक करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। जैसे उसके कुछ अंग डैमेज हो गए, लीवर उसको सबसे जल्दी अपने अंगों को ठीक कर लेता है या उसको सही कर लेता है। जो हमारा लीवर होता है दो तरह की सेल से बना होता है। एक होता है हिपैटिक सेल, दूसरी होती है कूफर सेल। जब कोई दारू पिए या कभी जहर पी लेता है तो उसमें क्या होता है, यही कूफर सेल नष्ट हो जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। जब कोई शराब पिए या जहर पिए तो यही कूफर सेल उसमें नष्ट हो जाती हैं। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कंपटीशन की परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न आया है कि शराब पीने से या जहर पीने से लीवर की कौन सी कोशिकाएं नष्ट होती हैं? तो उसमें देखिए उसका आंसर क्या होगा, कूफर सेल। यानी जो भी रसायन जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं उसको ख़त्म करने का काम किसका है? कूफर सेल का। जैसे कोई दारू पिए, जहर पिए या कोई और रसायन ऐसा पिए जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो उसको ख़त्म करने का काम किसका है? कूफर सेल का। और जहर पीने वालों का, दारू पीने वालों का, शराब पीने वालों का यही कूफर सेल धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और लीवर काम करना कम कर देता है। अब इसके बाद देखिए बचा है हमारा, ये ऊपर आप लोग देख रहे होंगे डायाफ्राम, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। डायाफ्राम का बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसके दो मुख्य काम हैं। पहला काम जान लीजिए, कभी कभी डाइजेशन बिगड़ जाने से गैस फार्मेशन हो जाता है। गैस फार्मेशन जब होगा तो लीवर हमारा इधर ऊपर दबेगा, यानी कि जब अमाशय या स्टमक हमारा फूलेगा तो क्या होगा, इधर भी दबाव पड़ेगा, ऊपर भी दबाव पड़ेगा। तो ये प्रेशर है ऊपर न जाने पाए, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? डायाफ्राम। यानी हमारा डायाफ्राम नीचे के अमाशय का जो प्रेशर है उसको ऊपर आने से रोकता है। ऊपर क्योंकि हमारे बहुत नाजुक नाजुक अंग होते हैं, जैसे हमारा हार्ट हो गया, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, नाजुक अंग हैं, उनको इस दबाव से बचाने के लिए ये हमारा डायफ्राम काम करता है। अब दूसरा काम इसका जान लीजिए, श्वसन के दौरान हमारे फेफड़े क्या करते हैं? हवा को खींचने का काम हमारे फेफड़ों के द्वारा होता है, लेकिन जो हवा को बाहर निकाला जाता है उसका काम ये डायाफ्राम करते हैं। कभी कभी क्या होता है, तो कमर में चोट लग गई मान लीजिए तेजी से, तो ये डायाफ्राम टूट जाता है तो आदमी हाँफ के मर जाता है, सांस नहीं ले पाता। यानी सांस को खींचेगा लेकिन बाहर नहीं निकाल पाएगा, तो इससे क्या होगा, यानी कि उसका डायाफ्राम डैमेज हो गया है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा काम करता है और इसमें इतने अंग मिलकर पूरी इसकी सहायता करते हैं और हमारा डाइजेशन इस तरह से पूरा कंप्लीट हो जाता है। और पचा हुआ हमारा भोजन जो छोटी आंत में पचता है या जो उसके आवश्यक पदार्थ हैं वो छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद पचा हुआ भोजन रुधिर में मिलेगा। रुधिर में मिलने के बाद यह रुधिर के द्वारा पूरी हर एक कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है। शरीर में जो करोड़ों कोशिकाएं होती हैं, हर कोशिका तक पचे हुए भोजन को पहुंचाने का काम हमारा रुधिर करता है। पचा हुआ भोजन रुधिर में पहुंचेगा, वहां पर श्वसन के दौरान ऑक्सीजन आती है और वही ऑक्सीजन पचे हुए भोजन का ऑक्सीकरण कर देगी। और पचा हुआ भोजन का जब ऑक्सीकरण होगा तो शरीर में दो चीज़ें बनती हैं, एक ऊर्जा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऊर्जा से शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं अपना काम करती हैं। उसके बाद जो CO2 बना है या कार्बन डाइऑक्साइड बना है, यह कोशिकाओं में अपशिष्ट होता है, जिसको रुधिर में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को ले आने का काम करता है, CO2 को वापस फेफड़े तक ले जाने का काम करता है। तो इस तरह से CO2 की मात्रा जो कोशिकाओं में बनती है भोजन के ऑक्सीकरण के बाद, उसको फिर वहां से हटा दिया जाता है। अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको हटाकर हीमोग्लोबिन हमारा पहुंचा देता है फेफड़े तक और श्वसन के दौरान हम उसको बाहर छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम लोग भोजन करते हैं। भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और जितने भी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं
हमको भोजन से मिल जाते हैं। इस तरह से ये एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया। और इसके बाद देखिए हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र। इसलिए आप लोगों से एक निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, RS यादव अकेडमी 2012। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि कोई नई वीडियो अगर आती है तो आपको सूचना मिल जाएगी। और हाँ, लाइक भी